My dear students, welcome at Captain Batra classes. As all you know that nowadays we are studying verb. In verb, first of all, we'll discuss about the definition of the verb. All you know that when I ask definition of the verb, most of the students say that verb is an action word. Now I come to the real definition of the verb. What is the verb? Verb is a word that tells or asserts something about the subject. This is an action word or doing word. Along with it shows the existence of something. As I told you that if I ask a question from the students, यानी अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आपका रिप्लाई ये आता है कि वर्ब हम एक्शन वर्ड को कहते हैं या वर्ब हम डूइंग वर्ड को कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो वर्ब हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम वर्ब को किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, अगर केवल इतनी ही डेफिनेशन दें तो आगे मैं आपके लिए एग्जाम्पल दूसरा साइड करता हूं कि हम वर्ब किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हरी राइट्स अ लेटर। अब हरी राइट्स अ लेटर में आप सबको मालूम है कि ये जो राइट है दिस इज अ वर्ब, और आपकी जो डेफिनेशन है कि जिससे किसी कार्य का करना पाया जाता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है कि ही राइट्स अ लेटर में जो राइट है दिस शोज एन एक्शन, यानी इससे किसी कार्य का करना पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एम अमित, मैं अमित हूं, अब यहां जो एम है दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है। लेकिन क्या आपकी जो डेफिनेशन है कि जिससे किसी कार्य का करना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, क्या ये डेफिनेशन अप्लाई होती है? तो इसका रिप्लाई आपको मिलेगा कि नो, जो डेफिनेशन आपने दी वो अप्लाई नहीं होती। यानी वर्ब की ये डेफिनेशन कि जिससे किसी कार्य का करना पाया जाता है, ये एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर ये सही होती तो इसको हर जगह पर अप्लाई होना चाहिए था, आई एम अमित में अप्लाई होना चाहिए। या आगे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ किंग, यहां पर भी वॉज में भी अप्लाई होना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी जो बी के फॉर्म्स होते हैं, जब हम बी के फॉर्म्स को यूज करते हैं तो ये क्या शो करते हैं? ये किसी चीज के एग्जिस्टेंस को, यानी कोई चीज के अस्तित्व को, यानी किसी चीज के होने को दिखाते हैं, ना कि कोई चीज के करने को दिखाते हैं। तो आई एम अमित में जो एम है दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। आगे मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा है कि वर्ब हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी चीज के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को शो करता है, उसे भी हम वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? वर्ब इज अ वर्ड, यानी वर्ब हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। मीन्स टू से जो किसी एक्शन को शो करे या जो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को शो करे उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा वर्ब की डेफिनेशन ये भी है कि वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या बतलाता है।
जैसे जब आपने कहा कि हरी राइट्स अ लेटर, इसमें जो राइट्स है वो हरी के बारे में कुछ कहता है कि हरी राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, हरी राइट्स अ लेटर। यानी यहां पर जो राइट्स है, दिस टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है या कुछ बतला रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, दिस इज अ वर्ब। तो वर्ब की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है कि वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या बतलाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्ब। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया तो मैंने आपसे बोला कि नाउन इज अ वर्ड। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया तो मैंने कहा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। और जब मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वर्ब इज अ वर्ड। आगे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगा, सब में ये बात कॉमन रहेगी कि नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। वजह क्या है? वजह यह है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन वर्ड्स को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जिनको हम लिखते या बोलते समय यूज करते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब ये एक वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? ये एक वर्ड का नाम है। तो इस प्रकार से जो राइट्स है, जो एम है और जो वॉज है, ये वर्ड्स हैं। और इन वर्ड्स को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया वर्ब। और यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इसको हम वर्ब क्यों कहते हैं। तो इसको हम वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या बतलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम वर्ब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात में आते हैं। अगली बात यह है कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं। हालांकि इन सब चीज़ों का हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और ग्रामर के आगे के जो रूल्स हैं उनको भी समझने में आपकी हेल्प करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले वर्ब दो तरह की होती हैं। वर्ब के टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? पहला है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हम कौन सी वर्ब को कहते हैं? और ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं और हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी वर्ब को कहते हैं? तो मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। जैसे रीड, राइट, प्ले, लिसन, सी, कम एंड गो, ये मेन वर्ब होती हैं। ये मेन वर्ब इसलिए होती हैं कि आप इनको सेंटेंस में अकेले यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि ही गोज। जब आपने लिखा कि ही गोज, तो यहां आपने किसी और चीज को यूज नहीं किया, आपने सिर्फ ये बोला कि ही गोज। इसमें जो गो है ये मेन वर्ब है। जब आप ये कहते हैं कि दे प्ले, जब आप ये कहते हैं कि आई लिसन, तो ये सभी मेन वर्ब्स हैं क्योंकि इनका हम सेंटेंस में अकेले यूज कर सकते हैं। एक बात और समझिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा और हमेशा किसी टेंस में ही यूज हो सकती है, क्योंकि डिक्शनरी में जो वर्ब्स लिखी होती हैं
वो इन्फिनेटिव के फॉर्म में होती हैं और वो कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकती, वो किसी टेंस में होंगी। जैसे मैंने कहा कि ही गोज, मैंने कहा कि दे प्ले, मैंने कहा कि दे हैव प्लेड, तो ये आप किसी न किसी टेंस में यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये है ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं। जैसे मैंने लिखा कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग का मतलब क्या है? ही इज गोइंग का मतलब है कि वह जा रहा है। अब इसमें जो इज लिखा हुआ है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने लिखा कि ही डज नॉट स्टडी, इसमें जो डज लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम ये कहते हैं कि ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो इसमें जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये डूइंग के साथ आ रहा है, और ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये गो के साथ आ रहा है। हमने कहा कि दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, इसमें जो हैव है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी है। तो इस प्रकार से is, am, are, was, were, do, does, has, have, shall, will, इन सभी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो पहला मैंने आपको ये बताया कि वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, पहला है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। अगला ये है कि एक होता है फिनिट वर्ब और दूसरा है नॉन फिनिट वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ऐसे ही वर्ब का एक टाइप होता है फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब कौन सी वर्ब को कहते हैं और नॉन फिनिट वर्ब हम किस तरह की वर्ब को कहते हैं? तो फिनिट वर्ब हम ऐसी वर्ब को कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और नॉन फिनिट वर्ब हम ऐसी वर्ब्स को कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती बल्कि वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिर से सुन लीजिए, फिनिट वर्ब हम ऐसी वर्ब को कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लरल होगा तो वर्ब प्लरल होगी। लेकिन नॉन फिनिट वर्ब जो होती हैं उनमें जो चेंज आता है वो उनके टेंस के अकॉर्डिंग आता है, ना कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिनिट वर्ब का एग्जाम्पल ये है कि ही जम्प्स इनटू द रिवर। जैसे जंप जो है ये एक वर्ब है, अगर आप इसको ही के साथ यूज करते हैं, आप जानते हो कि ही इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, और इसके साथ जब हम वर्ब लेते हैं तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। क्यों सिंगुलर होगी? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमारी वर्ब क्या होगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की होगी। फिलहाल ही जम्प्स इनटू द रिवर में जो जम्प्स है दैट इज सिंगुलर, और ये जम्प्स क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है कि दे जंप इनटू द रिवर। अब आप देखो जो जंप्स लिखा था उसके नीचे ये यहां पर जंप आ गया। जंप क्यों आ गया? जंप इसलिए आ गया कि अब जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लरल है, तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लरल होगा तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लरल हो जाएगी। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। इसे कहते हैं फिनिट वर्ब, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां जो वर्क लिखा हुआ दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये लिखा है ही इज वर्किंग, और दूसरा लिखा है दे हैव वर्कड। अब ये जो इज वर्किंग है, यहां आप देखिए इज वर्किंग में यहां वर्क में आईएनजी लगा हुआ है। यहां वर्क में आईएनजी क्यों लगा है?
क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब कोई वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहां पर आप देखिए ये वर्कड लिखा हुआ है। वर्कड क्यों लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एंजॉय। एंजॉय में एवरी स्टूडेंट एंजॉयज द क्लास। अब आप ये देखो, ये लिखा है एवरी स्टूडेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में एवरी स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर है, और आपकी वर्ब क्या हो गई, वर्ब आपकी सिंगुलर हो गई। ऐसे ही ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ऑल द स्टूडेंट्स के बाद यहां पर क्या है, ये एंजॉय है। एंजॉय क्यों है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट जो है ये प्लरल है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब प्लरल है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिनिट वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड फॉलोज विवेकानंद। अब माई फ्रेंड जो है ये सिंगुलर है, तो उसके बाद हमने क्या लिखा, फॉलोज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं, माई फ्रेंड फॉलोज। नेक्स्ट है कि दे फॉलो। अब दे क्या है, ये एक थर्ड पर्सन का प्लरल प्रोनाउन है, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई, फॉलो मीन्स ये वर्ब हमारी प्लरल हो गई। आगे आप देखिए, यू आर वर्किंग हार्ड। यू आर वर्किंग हार्ड में इसको भी आप नॉन फिनिट वर्ब का एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ब के टाइप में आते हैं। वर्ब का जो अगला टाइप है वो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। आपने जब इंटरमीडिएट के दौरान भी जब एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो उस समय आपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा होगा। तो आप लोग ये पढ़ते हैं कि ट्रांसिटिव का मतलब है सकर्मक और इंट्रांसिटिव का मतलब है कि अकर्मक। आज मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब ओरिजिनली हम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी तो जरूर सकर्मक और इंट्रांसिटिव की अकर्मक होती है, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि ट्रांसिटिव वर्ब हम ऐसी वर्ब को कहते हैं कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एक्शन वर्ड होती है या जो डूइंग वर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड, या डूइंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो रीड्स है ये क्या है, ये एक वर्ब है, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस प्रकार की वर्ब है। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ये ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, कार्य का मतलब वर्ब, पासेज ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अलावा किसी और को भी पास ओवर होता है या किसी और को भी प्रभावित करता है, तो ऐसी जो वर्ब है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही रीड्स बुक में उसके पढ़ने का जो एक्शन है उससे उसको तो नॉलेज मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो बुक को भी ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे बुक पुरानी हो गई, फट गई, तो बिना आप देखे ही कह सकते हैं हाँ कि जरूर किसी ने इसको पढ़ा होगा तभी तो पुरानी हो गई। नहीं, आप बुक खरीद करके लेके आइए और शेल्फ में रख दीजिए, कभी आप उसको ओपन ना करिए तो उस पर कोई गंदी नहीं होगी, वो साफ सुथरी वैसी रखी रहेगी।
अगर कभी कोई उसे देखेगा तो ये बोलेगा कि इसका मतलब तुमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, किताब को खोला ही नहीं तुमने। तो इस प्रकार से ये जो रीड है, इसके पढ़ने का जो एक्शन है वो बुक को ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही आई टॉट देम में जो टॉट है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? मेरे पढ़ाने का जो एक्शन है वो देम को ट्रांसफर हुआ। कैसे ट्रांसफर हुआ? मैंने आपको पढ़ाया और मेरे पढ़ाने से आपको नॉलेज मिला, यानी ये जो एक्शन है इस एक्शन से आई यानी मैं तो प्रभावित हो रहा है, यानी सब्जेक्ट तो प्रभावित हो रहा है, इसके साथ ही साथ कोई और प्रभावित हो रहा है, और जो प्रभावित हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसी जो वर्ब होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और आप देखिए आई टॉट देम इंग्लिश, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जब आप किसी वर्ब को लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट का मतलब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक देम ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो टॉट लिखा हुआ है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब हम ऐसी वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के साथ साथ किसी और को पास ओवर होगी, और आप जानते हैं जिस किसी को पास ओवर होगी दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अलावा किसी और को भी पास ओवर नहीं होती। जैसे हमने बोला कि ही लॉफ्स लाउडली, तो अब उसके हंसने का जो एक्शन है, उसके हंसने के एक्शन से केवल वो प्रभावित हो रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। कैसे नहीं प्रभावित हो रहा है? सपोज दैट कि आई एम लॉफिंग लाउडली, मैं जोर जोर से हंस रहा हूं, और मैं हंस रहा हूं तो मुझे एंटरटेन हो रहा है, मेरे को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि मुझे हंसता हुआ देख करके दूसरा आदमी भी हंसने लगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसका मूड सही होगा तो हंसेगा, अगर मूड सही नहीं होगा तो नहीं भी हंस सकता, नाराज भी हो सकता है। यानी जो लॉफ है ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसे ही आई स्लीप ऑन बेड, अगर मैं सो रहा हूं तो मेरे सोने के एक्शन से मुझे ही रेस्ट मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा, किसी और को आराम नहीं मिल सकता। ये बात अलग है मुझे सोता हुआ देख करके कोई दूसरा आदमी सोने लगा, तो इसका मतलब मैंने एक एक्शन किया और उसने भी एक एक्शन किया। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो उस पढ़ाने के एक्शन से मैं प्रभावित हो रहा हूं और आप भी प्रभावित होने लगे, ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। आई स्लीप ऑन बेड में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सोने के एक्शन से, मेरे सोने के एक्शन से केवल मैं अफेक्ट होऊंगा, आप अफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको आपको सोना है, आपको रेस्ट करना है तो आपको सोना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग एक्शन कर रहे हैं। अगला है यू स्माइल। स्माइल एक ऐसी वर्ब है जिसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि मेरे मुस्कुराने से आपके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ सकता, यानी आपको एंजॉयमेंट नहीं मिल सकता। ये बात अलग है कि मेरे को मुस्कुराता हुआ देख करके आपका मूड सही तो आप भी मुस्कुराने लगे, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप मुस्कुराएंगे तो वो आपका एक्शन है, मैं मुस्कुराऊंगा तो मेरा एक्शन है, थर्ड पर्सन मुस्कुराएगा तो उसका एक्शन है। तो जितने लोग अलग अलग एक्शन कर रहे हैं, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये है कि जब एक ही एक्शन से कई सारे लोग, या जो भी एक या 1000 लोग, जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लासरूम में 1000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मेरे पढ़ाने के एक्शन से 1000 स्टूडेंट्स आर बीइंग अफेक्टेड। तो इन दिस वे ये जो टीच है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ब में आते हैं। अगली वर्ब है कि इम्पर्सनल वर्ब और है मॉडल वर्ब। तो इम्पर्सनल वर्ब, हम किस प्रकार की वर्ब को हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा,
इम्पर्सनल वर्ब, हम ऐसी वर्ब को कहते हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम नेचुरल ऑकरेंस को यानी प्राकृतिक घटनाओं को दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब्स के माध्यम से हमने प्राकृतिक घटनाओं को दिखाया हो, जैसे इट इज रेनिंग, ये एक इम्पर्सनल वर्ब है क्योंकि यहां पर हमने बारिश होना, ये एक प्राकृतिक घटना है। ऐसे ही इट इज थंडरिंग, तो ये थंडरिंग भी एक प्राकृतिक घटना है। तो ऐसी वर्ब्स जो नेचुरल ऑकरेंसेस को यानी प्राकृतिक घटनाओं को दिखाती हैं, उन्हें हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। चल, नेक्स्ट है कि मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं? मॉडल वर्ब हम ऐसी वर्ब्स को कहते हैं जो, मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब को कहते हैं जो मूड को एक्सप्रेस करती हैं या जो मोड को एक्सप्रेस करती हैं। यानी ऐसी वर्ब्स जो मूड या मोड को एक्सप्रेस करती हों, उनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि यू शुड वर्क हार्ड, तो यू शुड वर्क हार्ड का मतलब हमने आपको एक एडवाइस दिया, हमने आपसे कहा कि आपको कठिन मेहनत करना चाहिए, हमने आपको एडवाइस दिया। एडवाइस देना ये एक मूड है या ये एक मोड है, यानी ये एक मनोदशा है हिंदी में। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यू मस्ट लीव नाउ, यानी तुमको तुरंत अभी यहां से जाना है, तो ये भी एक मूड है। और आप जानते हैं जब हम शुड का यूज करते हैं तो वहां पर हम किसी को मॉरल बेसिस पर यानी नैतिक आधार पर उसे हम एडवाइस करते हैं, नैतिक आधार पर उसको हम सलाह देते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि यू मस्ट लीव नाउ, तो मस्ट एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसके माध्यम से हम कंपल्शन को, बाध्यता को शो करते हैं। यू मस्ट लीव नाउ, तो मस्ट कंपल्सन को शो करता है और शुड क्या करता है? ये एडवाइस को शो करता है। तो इस प्रकार से कई सारी वर्ब्स हैं, मस्ट है, शुड है और टू है, ये एक नीड है, डेयर है, एक लंबी लिस्ट है। तो इस प्रकार से मॉडल वर्ब हम ऐसी वर्ब्स को कहते हैं जिनके माध्यम से हमने मूड को या मोड को दिखाया हो। तो हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके बारे में कुछ और फैक्ट हमको जानना चाहिए, क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके बारे में कुछ और बातें भी हैं। मॉडल वर्ब्स में कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसी होती हैं, मॉडल वर्ब्स जिनको हम मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं और उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की तरह से और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज होती हैं। सपोज दैट हमने कहा कि यू, मैंने बोला कि यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। अब आप देखिए यहां जो हमने नीड वर्ब को यूज किया है, इसमें ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यू नीड नॉट वरी। तो यहां जो नीड है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं ये लिख दूं कि ही नीड्स वरी या ही नीड्स इम्प्रूवमेंट, जब हमने लिखा कि ही नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि इसमें जो नीड्स है ये मेन वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, ही नीड्स इम्प्रूवमेंट। नीचे भी लिखा हुआ है ही नीड्स इम्प्रूवमेंट, में जो नीड्स है ये मेन वर्ब की तरह से, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किसको यूज किया था, जिस तरह से हमने मेन वर्ब के बारे में बताया था, यानी जैसा हमने फिनिट वर्ब के बारे में बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी,
सब्जेक्ट प्लरल होगा तो वो प्लरल होगी। जैसे ही के साथ नीड्स लिखा और वी के साथ क्या लिखा, वी के साथ नीड लिखा, क्योंकि वी का यूज हम प्लरल की तरह से करते हैं और ही का यूज हम सिंगुलर की तरह से करते हैं। तो ही नीड्स इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश, ही नीड्स इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि जो नीड्स लिखा हुआ है ये एक मॉडल वर्ब है एंड दिस इज बीइंग यूज्ड एज द मेन वर्ब, और इसका यूज हम मेन वर्ब की तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि यू नीड नॉट वरी, तो इसमें जो नीड है ये वरी की ऑक्सिलरी की तरह से यूज हो रहा है। तो मैंने आपसे बताया कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। आप इनको मेन वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं और आप इनको किसी मेन वर्ब की ऑक्सिलरी की तरह से यूज कर सकते हैं। पहला फैक्ट ये है मॉडल वर्ब के बारे में। दूसरा फैक्ट ये है, जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया, कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये किसी भी घटना के मूड को या मोड को दिखाती है, किसी घटना की मनोदशा को दिखाती हैं, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। अगला पॉइंट ये है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं दे डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जनरली जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इनमें कुछ ही वर्ब ऐसी हैं जैसे कि नीड है, तो जैसे कि डेयर है, इनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। ये फुल्ली मॉडल नहीं कहलाती, बल्कि इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेमी मॉडल कहते हैं। यानी ऐसी मॉडल वर्ब्स जो मेन वर्ब की तरह से भी यूज हो जाएं उनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। लेकिन जनरली जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि दे ऑट टू सर्व देयर पेरेंट्स, यानी उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैंने बोला कि ही ऑट टू सर्व देयर पेरेंट्स, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, आई ऑट टू सर्व माई पेरेंट्स। यानी जो ऑट टू है इसको आप चाहे जहां पर यूज करिए, ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो ऐसी वर्ब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, एक्सेप्ट कि कुछ वर्ब जिनका मैंने आपको बताया कि नीड है, डेयर है, ये ऐसी वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और उस समय इनको हम सेमी मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद मॉडल वर्ब्स। जब हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वरी, दे नीड वर्क हार्ड। तो जब आप नीड, जैसे आपने यहां पर नीड नॉट का यूज किया, तो जब नीड नॉट का यूज किया तो वरी का यूज किया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आप इनका यूज करेंगे मॉडल वर्ब का, तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जैसे नीड, डेयर, यूज्ड आर यूज्ड लाइक मेन वर्ब्स, इनको हम मेन वर्ब्स की तरह से भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स कहते हैं, जिसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अपने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनिट, नॉन फिनिट, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको वर्ब के डेफिनेशन और वर्ब के टाइप के बारे में डिस्कस किया।
और मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई आपने इनको एंजॉय किया होगा, ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको इनसे बेनिफिट लिखे मिलेगा। लेकिन एक और बात, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है आप उन बुक्स को स्टडी करें, so that you can understand more whatever have been taught by me, you can understand better। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को आप और बेहतर और बढ़िया समझ सके, इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपको रखनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।